तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब कि अभी तक की सबसे बेस्ट चैप्टर होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग लू फेंग द ओवरलॉर्ड। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यहाँ पर लू फेंग अपनी सारी चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर रहा होता, उसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका था, और इसी के साथ वो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को पढ़ना शुरू करता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर युवान की केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टावरिंग फिगर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ था, जो एक इमूवेबल पिलर की तरह लग रहा था, जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस को सपोर्ट कर रहा था। जिसके साथ दिखाया जाता है कि उस बंदे के चारों तरफ अपने ग्रेट डाउज मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं। जैसे सैटर्न के चारों तरफ उसके रिंग्स मौजूद थे, वैसे ही युवान के चारों तरफ उसके ग्रेट डाउज चक्कर लगा रहे होते हैं। कुछ तो डिवाइन ड्रैगन जैसे लग रहे होते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहे थे। वहीं पे कुछ फायरी फोनिक्स की तरह लग रहे थे, जो कि उसके बालों के अंदर भी घूम रहे होते हैं। वैसे ही उसके और भी तारीफें की जा रही होती है, और इसी के साथ वहाँ पर उसको एक न्यूज़ मिलती है, जो कि उसके ओरिजिन लैंड के द्वारा ही भेजी जा रही होती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उनका जो 7th विंड लाइन पॉक्जिन विंड क्लस्टर होता है वो तबाह हो चुका होता है। उसी के साथ एक और न्यूज़ आती है कि चैंगिंग ओरिजिन वर्ल्ड उसको भी ब्रीच कर दिया गया है, और उसकी एसेंस भी डिवोवर कर ली गई है। इसके साथ और भी न्यूज़ आने लगती है कि बिंग फैंग फैक्शंस हमारे चू वी वर्ल्ड क्लस्टर्स पे इन्वेड करती है। हमने उसको रिपेल करने की कोशिश की, लेकिन बिंग फैंग फैक्शंस का एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस अकेले आकर हम सभी को हरा दिया और उसको तबाह कर दिया। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इसे पूरी की पूरी स्वैलो स्टार की दुनिया में केज वर्ल्ड के बाहर सिर्फ प्रैक्टिशनर्स और ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अलावा और भी फैक्शंस मौजूद है, जहाँ पे हमें बिंग फैंग फैक्शंस के बारे में पता चलता है, जो कि उन दोनों के अलावा एक और फैक्शंस होती है जो कि प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ होती है। मतलब प्रैक्टिशनर्स को सभी लोग तबाह करना ही चाहते हैं। और हमें पता चलता है कि बिंग बैंग फैक्शन वो लगभग 12 वर्ल्ड क्लस्टर्स को तबाह कर चुका होता है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। ऐसे ही कई सारे इंफॉर्मेशंस लगातार युवान के पास आ रहे होते हैं। अब युवान, जो कि प्रैक्टिशनर का सबसे पहला लॉर्ड था, वो काफ़ी ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस को रखता है। उसकी कल्टिवेशन अनफैथमेबल होती है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे के पूरे बड़े से टेरिटरी को भी आराम से मैनेज कर सकता था। अब देखा जाए तो नॉमिनली वो 7 लॉर्ड्स के अंदर सारे के सारे टेरिटरी बराबर में बटे हुए होते हैं, लेकिन जो मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन होता है पूरी की पूरी इंटायर फैक्शंस में, वो युवान के द्वारा ही लिया जाते हैं। लेकिन जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें सातों लॉर्ड्स की कलेक्टिव डेलिब्रेशंस चाहिए होती, तभी जाकर कुछ किया जा सकता है। उसी के साथ और भी न्यूज आने लगती है। युवान बस चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था, वो कुछ कर भी नहीं सकता, और इसी के साथ वो अपनी आंखें खोलता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो कह सकते हो कि वो लॉर्ड है, तो उसके आंखें खोलने की वजह से ही वहाँ पे जो धमाके होते हैं, जो स्पेस और टाइम में डिस्ट्रप्शंस होती है, वो बताई नहीं जा सकती है। इसके साथ वो बंदा अपना युवान कहता है कि अभी के फिलहाल हमारे फैक्शंस को इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के द्वारा सप्रेस कर दिया गया है। इसी की वजह से दूसरे फोर्सेस भी हमारे ऊपर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, और युवान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि यार उनके पास लॉर्ड्स लिमिटेड हैं, और सारे लॉर्ड्स इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से फाइट करने में लगे हुए हैं। आखिरकार वो दूसरे फैक्शंस पे ध्यान कैसे दे सकते हैं, जबकि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ वहाँ पे और बातें करने लगती हैं, और वहाँ पर अपने युवान कहते हैं कि जो भी इटर्नल लैंड के अंदर जो पावर्स मौजूद है, उसके साथ हम ट्रिफल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उन सारे अनबाउंड और डेटलेस एग्जिस्टेंस के साथ। मतलब कि यहाँ पे लॉर्ड्स ही इकलौते पावरफुल नहीं है, एंसेस्टर्स ही इकलौते पावरफुल नहीं है। बिग बैंग फैक्शंस में आपने देखा कि कैसे एक बहुत ही पावरफुल फैक्शंस का लीडर आकर वहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे भी कुछ नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स उनके सामने तो सिर्फ अपने वर्ल्ड लेवल वाले बंदे ही होंगे, लेकिन सामने वाला भी लॉर्ड लेवल वाला बंदा होगा, तभी उन सबको हराने की ताकत रखता होगा। जिसके साथ वहाँ पे वो और भी चीज़ें बताने लगती हैं, और वो कहने लगते हैं कि कैसे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म जब तक हमें प्रेस कर रहा है, तब तक हम अपने स्ट्रेंथ को दूसरे पे नहीं लगा सकते हैं। और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास
और भी लॉर्ड्स क्यों मौजूद नहीं हैं। उनके पास एक यही रीज़न था कि वो अभी तक अपने आप को ऐसे सरेआम बेइज्जती होने दे रहे थे, क्योंकि उनके पास लॉर्ड्स और भी मौजूद नहीं थे और वो सारे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर लगातार उन पर अटैक किए जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि लॉर्ड्स की संख्या तो बड़ी नहीं, लेकिन एंसेस्टर की संख्या हंड्रेड्स तक बढ़ चुकी है, जो कि काफ़ी टेरिफाइंग रेट होती है। लेकिन यहाँ पर यहीं पर तो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाली है, चैप्टर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके साथ तभी एक न्यूज़ आती है और वहाँ पे न्यूज़ आती है ये कि प्रैक्टिशनर लू फेंग ने अपने 97th वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर लिया। मतलब लू फेंग ने पहले 43 किया था, लेकिन एकदम से लू फेंग ने प्रैक्टिस करते करते 97 तक ले गया और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो युआन के पास गई थी। जिसके साथ युआन ये जब सुनता है तो वो इस न्यूज़ पे अटेंशन देना शुरू करता है और कहता है कि क्या उसने ऑलरेडी 97 को कॉम्प्रिहेंड कर दिया। अब यहाँ पे 97 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जितने भी 7 लॉर्ड्स थे उसमें से 5 ऐसे बंदे थे जिन्होंने कि अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स को रिफाइन करके एक ऑरिजिन वर्ल्ड सॉवरिन मतलब एक ओवरलॉर्ड बने थे। उसी के साथ उन्होंने अपनी ह्यूमन वेलम डॉस को भी बड़े अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया था, तभी वो एक ओवरलॉर्ड बन पाए थे। अब यहाँ पे ऑरिजिन वर्ल्ड सॉवरिन ने कहा जा रहा है, तो मैं सिंपली उसे ओवरलॉर्ड्स ही कहूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और अच्छा भी लगता है। जिसके साथ बात करें दो और की तो लॉर्ड जिंगमैंग और लॉर्ड नायगू बचते हैं, जिन्होंने कि फ्यूजन पाथ को चूज किया था और दोनों ने वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को काफ़ी लंबे अरसे तक कॉम्प्रिहेंड किया था। और वहाँ पे लॉर्ड नायगू कैजुअल से ट्रांसेंड करने से पहले लगभग 397 काइंड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को कॉम्प्रिहेंड किए थे। वहीं पे लॉर्ड जिंगमैंग की बात करें तो उन्होंने ब्रेक थ्रू करने से पहले 512 काइंड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को स्टडी किया था। मतलब कि हाँ, इन्होंने ठीक ठाक कंप्रीहेंड कर रखा था। लेकिन बात ये है, मसला ये है कि जब प्रैक्टिशनर्स उस वक्त शुरुआत में इमर्ज हुआ था तो उस वक्त उतने सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स नहीं थे। मतलब कि अभी के फिलहाल लू फेंग के पास 2700 कुछ मौजूद थे और उस वक्त तक आधे थे। मान लो कि 1000 ही ब्लड लाइन्स मौजूद होंगे, जिनमें से उन्होंने बहुत ज़्यादा को ही कंप्रीहेंड कर रखा था। मतलब सच में वो दोनों भी काबिल तारीफ थे कि उतने सब होने के बावजूद भी अपने लिए वो इतना सब को स्टडी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे उनके कॉम्प्रिहेंशंस के लिए वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लू फेंग के लिए जो कॉम्प्रिहेंशंस था वो 2700 था, लेकिन बॉडीज तो बहुत सारी थी और उस वक्त तो मान सकता हूँ कि हाँ 25 मिलियन तो होंगे ही। उन सब में से उन्होंने उतने सारे कॉम्प्रिहेंड किए ही होंगे। वहाँ पर एक युवान के अंदर वो एंटीसेप्शन आने लगते हैं कि यार लू फेंग भी ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने फ्यूजन पाथ को प्रैक्टिस किया उसमें से अंदर सिर्फ जिंगमैंग और नायगी होते जिन्होंने कि 100 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी किया होता है। लू फेंग अभी के फिलहाल अपने टाइम एक्सप्लोरेशंस में रहकर उन सबको पढ़ रहा था और उसने अपनी कॉम्प्रिहेंशंस को कुछ ज़्यादा स्पीड में कर दिया था। अब यहाँ पे हमें टाइम एस्केपिंग का सीन दिखाया जाता है, मतलब टाइम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग कैसे प्रैक्टिस करते करते अपने 100 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर लेता है। उसी के साथ फिर से युवान के पास न्यूज आती है कि लू फेंग ने 159 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब कुछ समय बाद फिर से न्यूज़ आती है कि लू फेंग ने 231 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर दिया। अब शुरुआत में जब लू फेंग ने कुछ ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड किया था तो यार अपने युवान सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान दिए थे, उतना ज़्यादा उन्हें मतलब नहीं था, वो अपने अफेयर्स में लगे रहे थे। लेकिन जैसे उनके पास ये सारी न्यूज़ आना शुरू करती है लू फेंग के ऊपर, उनकी प्रायोरिटी बढ़ने लगती है और युवान भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे हैं, और हमें पता चलता कि लू फेंग को 231 ब्लड लाइन कॉम्प्रिहेंड करने में सिर्फ महज आप गेस करो, कमेंट में लिखो कितने लगे होंगे, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लू फेंग को उतने कॉम्प्रिहेंड करने में सिर्फ और सिर्फ एक ईपोज का टाइम लगा था। मतलब देख रहे हो, एक ईपोज का टाइम लगा था 43 से 231 जाने में। अब यहाँ पे टाइम एक्सेलरेशन को भी देख लो तो वहाँ पे उसने टोटल में मिलियंस ईपोज तक कल्टीवेट किया था, लेकिन उसने नियरली 200 ब्लड लाइन्स को मिलियंस ईपोज में कॉम्प्रिहेंड कर दिया, ऐसा कहीं भी सुना नहीं गया है। अब ये जानकर तो युवान काफी शौक और खुश भी होते, लेकिन वो दूसरे सिख लॉर्ड्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पे उनकी सारी मेन क्लोन्स अपने 71 ह्यूमन एंसेस्टर लिविंग से फाइट करने में लगे हुए थे, वो उनका ध्यान नहीं भटका सकते हैं। वहीं पे बात करें तो ह्यूमन एंसेस्टर लेवल्स वो एक डिस्टेंस काफी एक्सपीरियंस होते हैं,
नंबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हैं और टैक्टिकली डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि उनके सारे टैक्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो अपने लॉर्ड्स के कॉम्बैट क्लोन को क्रॉस करने की सोचते हैं। मतलब कि ये लॉर्ड्स मारे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अपने क्लोन्स को भेजते हैं फाइट करने के लिए। मतलब एक सबसे पावरफुल क्लोन्स को भेजता है नॉर्मल, जो नॉर्मली क्लोन्स होता है उन्हें बाकी सब अफेयर्स में लगाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फाइट करते करते 6 में से मतलब 7 में से एक लॉर्ड्स को क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यार समझ सकते हैं ना, 7 में से एक खत्म हो गया तो 6 लॉर्ड्स की पावर कुछ ज़्यादा ही खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से रिमेनिंग 6 क्लोन्स को वापस लौटना पड़ जाएगा और वहाँ पर वो चाहे अपनी मन मर्जी से तबाही मचा सकते हैं। उसके साथ वहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही थी और सभी अपनी फुल पावर्स को यूज़ करके साथों मिलकर उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो एक मेहनत कर रहे थे ताकि वो एक वीकर ह्यूमन एंसेस्टर तक को भी मार सके। और यहाँ पर जिस लेवल के उन सब के अंदर बैटल होती है ना, तो ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईपोस तक आराम से चल जाती है। मतलब कि ये बैटल आराम से 1000 ऑफ ईपोस तक चली जाती है। 1000-2000 तो ऐसा ही मामूली बात होती है, जब भी फाइट करते तो इतने लंबे अरसे तक तो फाइट करते ही रह जाते। मतलब देख रहे हो लू फेंग की जितनी उम्र नहीं है उतनी तो अपने लॉर्ड से मारने में चले जाते हैं, लड़ने में चले जाते हैं, जिसके साथ लू फेंग 300 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी कर देता है, फिर बढ़ता है, फिर 400 को स्टडी कर लेता है और उसी के साथ लू फेंग फाइनली 513 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर देता है। और यहाँ पर इस चीज़ को जानकर अपने युवान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अपने लू फेंग ने 530 काइंड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी कर लिया है और अभी कि फिलहाल लू फेंग सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वाला बंदा बन गया होता है। और यहाँ पर ये चीज़ जानकर युवान और आपके और हम में सबके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और ये एक रियल क्लाइमेक्स, एक रियल एक्साइटमेंट आ जाती है एक काफ़ी जहाँ उदास चेहरे के बाद, जिसके साथ यहाँ पर अभी के फिलहाल में लू फेंग को सबको सरपास करना था। लू फेंग को अभी में ब्रेक थ्रू भी करना था, इसलिए वो अभी ज़्यादा नहीं करता और वो कहते हैं कि अभी वेट करना होगा, देखना होगा कि लू फेंग अभी कितनी ज़्यादा को पढ़ पाता है। और अभी के फिलहाल लू फेंग अपने स्पीड को बढ़ाने लगता है। लू फेंग की कॉम्प्रिहेंशन एक रेजिंग टेम्पेस्ट की तरह बढ़ रही होती है, जिसके रास्ते में कुछ रुकावट आ ही नहीं पा रही होती है और लू फेंग सारे सिंगल वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ने लगता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लू फेंग उसको हलवे की तरह पढ़ रहा होता है। 600, 800, 1000 लू फेंग फाइनली 1000 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को स्टडी कर देता है और ये जानकर युवान की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं, सितारे सितारे हो जाते हैं अपने युवान के आंखों में और हमें पता चलता है कि इन सबको कॉम्प्रिहेंड करने में लू फेंग को ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 एपोस का टाइम लगा था। एक्चुअल टाइम वो तो 10 मिलियन इपोज हो जाते हैं एक्सेलरेटेड टाइम की वजह से, लेकिन लू फेंग ने इतने सारे वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कॉम्प्रिहेंड कर रखे थे और युवान को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि लू फेंग ने जरूर फंडामेंटल एसेंस को ग्रैप्स कर लिया होगा, वरना आखिरकार 1000 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स को कौन ही इतनी जल्दी स्टडी कर सकता है। और यहाँ पे वो कहते हैं लू फेंग उसने जरूर सुप्रीम लेवल पावर्स को टच कर दिया होगा, जिसके साथ वो जल्दी से 6 के 6 लॉर्ड्स के पास मैसेज भेजते हैं और वहाँ पर युवान सबसे कहते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के साथ फाइट करो, जितनी लंबी बैटल हो सके खींचो, हमें टाइम पास करना होगा। मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है, हमारी प्रैक्टिशनर फैक्शंस में से बहुत ही जल्द एक नया लॉर्ड आने वाला है। अब ऑरिजिन लैंड के अंदर 7 लॉर्ड्स आपस में क्लोन्स के साथ गैदर थे और जैसे ही वो युवान से सुनता है कि एक नया लॉर्ड इमर्ज होने वाले हैं, तो 7 लॉर्ड्स जिसमें जिन, वुलान, मियांगू, नाइगू, विंजिंग मैंग, जिमो मैंग और युवान वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अभी के फिलहाल वो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अटैक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। अपॉर्चुनिटी ये देखा जाए कि अगर उनके पास एक और लॉर्ड आया गया तभी वो फाइट कर सकते, वरना वो बस ऐसा ही बैटल करते करते सिर्फ रोकने में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। उनके पास डर थी कि यार एट द वर्स्ट वो अपने पूरे के पूरे कंप्लीट प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी को कोलैप्स करवा देंगे और यहाँ पे अगर सारे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि जो नए प्रैक्टिशनर्स के न्यूट्योर करने की फाउंडेशन से वो ख़त्म हो जाएगी और वॉर्स में ये होगी कि यहाँ पर काउंटलेस लाइफ्स की एक्सटेंशन हो जाएगी। काउंटलेस में आप लोग गिन भी नहीं सकते हो, सिर्फ अपने देख लो ऑरिजिन यूनिवर्स के अंदर ही ट्रिलियन से भी ऊपर की संख्या में, मतलब ट्रिलियन से भी क्वाड्रिलियन से
उससे ऊपर से संख्या में भी लोग रहा करते थे। वहीं पे सारी इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं, तो सोच लो कितने सारे पीपल्स, कितने सारे इनोसेंट लाइफ फॉर्म्स मारे जाएंगे। और यहाँ पर फिर से एक और नए लॉर्ड्स को कल्टीवेट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मेनली बंदे मारे जाएंगे। तो अभी जो बचे हुए बंदे होंगे तो उन्हीं में से ब्रेक थ्रू होगा। अगर वो टैलेंटेड नहीं रहे तो खत्म, टाटा बाय बाय, कर भी क्या सकते हैं। इसके साथ वहाँ पर हमें बताया जाता है युवान के द्वारा कि लू फेंग ने अपने 1000 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लडलाइंस को ऑलरेडी कॉम्प्रीहेंड कर लिया, जिसको सुनते ही 6 के 6 लॉर्ड्स पूरी तरह से स्टन हो जाते हैं। और वहाँ पे लॉर्ड मो मैंग अपने आप में कहते हैं कि आखिरकार वो कितने लंबे अरसे से ही कल्टीवेट कर रहा है लव फ्री, उससे 1500 ईपोस का टाइम लगा होगा, और एक्चुअल टाइम जो कि एक्सेलरेशंस में बिताए होंगे उसमें 1.5 बिलियन ईपोस के टाइम रखे होंगे। ये टाइम बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और लॉर्ड जिंग मैंग भी जो कि इस टाइम एक्सेलरेशंस को प्रदान करते हैं, वो भी कहते हैं कि इंडीड ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत भयंकर वाली शॉर्ट है। जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था 4 से, तो मैंने अपने आप को 12 ट्रिलियन ईपोस में कल्टीवेट कराया था, और साथ में मैंने बहुत ही लंबा जर्नी को यूज़ किया था। लॉर्ड जिंग मैंग फाइनली जाकर स्पेस टाइम को कॉम्प्रीहेंड किया था, और वहाँ पे लॉर्ड जिन अर्जेंटली अपने जिंग मैंग से कहते कि जिंग मैंग तुम्हारे पास काउंटलेस क्लोन्स है जो कि फ्यूचर में मौजूद हैं, तो चलो बताओ कि आखिरकार बताओ कि लू फेंग को कितने चांसेस है कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब यहाँ पे हमें जिंग मैंग की एबिलिटी के बारे में कुछ और भी पता चलता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे स्वैलो स्टार की दुनिया में डिफरेंट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगी ही। और वहाँ पे एग्जिस्टेंस में ये होता है कि अपने लॉर्ड जिंग मैंग की सभी टाइमलाइन में एक एक क्लोन्स मौजूद हैं जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स, बैटल्स और एंसेस्टर से फाइट करने में मदद ले सकते हैं। और वहाँ पे लॉर्ड जिन उनसे कहते कि जल्दी करो और देखो फ्यूचर में कि आखिरकार लू फेंग का आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो लॉर्ड जिंग मैंग क्या था कि मैंने कुछ ज़्यादा लंबा अर्सा पहले थोड़ी ना देखा था, मैंने उस वक्त देखा था कि कैसे 30 मिलियन पॉसिबल फ्यूचर्स में से उनमें से सिर्फ 9 ही ऐसे पॉसिबल फ्यूचर्स थे जिसमें कि लू फेंग लॉर्ड बन सकता है। लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो कुछ ज़्यादा ही बॉल ब्लड लाइन को स्टडी कर चुका है, तो उसकी जो काउंटलेस फ्यूचर्स है उसके अंदर बदलाव तो हुए ही होंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और उनमें वो ह्यूमन एंसेस्टर्स की बैटल स्ट्रेटजीज, वीकनेस और हर एक चीज़, मूव्स को, फैक्शंस को देखा करते थे। लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग उस पर वो अपनी माइनर ऑब्जर्वेशंस को देखने लगते। फिलहाल में लॉर्ड जिंग मैंग ने लू फेंग पे उतना ध्यान भी नहीं दिया था, कोई भी नहीं ध्यान दिया था, युवान भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी वहाँ पर फिर से फ्यूचर में देखने लगते। लेकिन जैसे ही वो फ्यूचर में झलक डालते ना, मतलब वो फ्यूचर में देखने जाते ना, तो उनके मुंह से कुछ और नहीं निकलता, बस उनके एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। अब जैसे ही लॉर्ड जिंग मैंग अपने सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, और जितने भी 6 लॉर्ड्स उससे घिर कर खड़े थे वो सभी लॉर्ड जिंग मैंग की तरफ ही देखने लगते हैं। अब यहाँ पे पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में जितने भी बेंग्स मौजूद हैं, चाहे वो प्रैक्टिसर हो या फिर वो डेमन्स या फिर वो सारे मॉन्स्टर्स, उन सब के बीच में जो लॉर्ड जिंग मैंग है उनके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अकेले ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स में क्लैरिटी से देख सकते थे, मतलब इकलौते वो बंदे होते हैं। अल्लो इसमें कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर थे जो कि टाइम और स्पेस में अच्छे थे, उतने अच्छे नहीं लेकिन हाँ अच्छे बहुत थे। वो यहाँ तक कि रेजरेक्ट भी कर सकते थे, फ्यूचर से भी रेजरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम लगता है और वहाँ पर स्लो रिजरेक्शंस होता है, और इसी कारण यहाँ पर टाइम एंड स्पेस में थोड़ा सा उनकी वीकर चीज़ होती है। लेकिन अपने लॉर्ड जिंग मैंग की जो मास्टरी होती है वो अपने रिजरेक्शन टेक्निक पे बाकी के अदर बंदों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे अपने लॉर्ड जिंग मैंग वो थोड़े से कंफ्यूज और थोड़े से कह सकते हो कि चिंतित नजर आते हैं, लेकिन लॉर्ड जिंग ये देख कर पूछते कि आखिरकार क्या गलत हुआ। तो लॉर्ड जिंग मैंग वहाँ पे कहते हैं कि मैंने काउंटलेस टाइमलाइंस देखे जो कि लू फेंग से रिलेटेड हैं, लेकिन हुआ क्या कि जितने भी टाइमलाइंस मौजूद थे वो सभी एनिलेट हो चुके हैं, सभी कोलैप्स हो चुके हैं, और सभी के सभी टाइमलाइन एक सिंगल फ्यूचर को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर लॉर्ड जिंग मैंग को अपनी इस बातों पर खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि जो भी एक अल्टीमेट बंदा आता है ना, मतलब आपने वो थ्योरी में मैंने बताया होगा कुछ एपिसोड्स में, मतलब बहुत पहले ही, कि लू फेंग जब सबसे पावरफुल बनता है ना तो वो अपने टाइमलाइन को क्रिएट भी कर सकता है। तो वहाँ पे लू फेंग ने क्या किया कि वहाँ पे जब वो सबसे पावरफुल बन जाता ना, तो वहाँ पे जितने भी बाकी के फ्यूचर
टाइमलाइन पॉसिबल है। तो लूफेंग ने सबको मिटाकर सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया जिसमें कि वो सबसे पावरफुल होता है। मल्टीपल टाइमलाइन अभी तक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अभी के जितने भी टाइमलाइंस थे वो टूटना शुरू हो चुके थे, वो कोलैप्स होना शुरू हो चुके थे और एक सिंगल टाइमलाइन बनने लगे थे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सभी एक सिंगल पॉसिबिलिटीज में मिलने हुए जा रहे हैं, जो कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने की तरफ दर्शा रहे, जो कि फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जब वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उसमें 30 मिलियन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखी थी, जिसमें कि उसने सिर्फ 9 ही में पास कर पाया था। मतलब लूफेंग सिर्फ 9 में ही ओवरलॉर्ड बन सकता था। लेकिन अभी के फिलहाल यहाँ पे जब वो 30 मिलियन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हैं तो उन्हें लगभग 20 मिलियन टाइमलाइन से ऐसा चीज़ मिलता है कि हाँ 20 मिलियन टाइमलाइंस में ये पॉसिबिलिटीज है कि मतलब कंट्रास्ट है कि लूफेंग ओवरलॉर्ड बन ही जाएगा। और बाकी में जो 10 मिलियन बचे तो उसमें अभी भी लूफेंग ट्राई कर रहा है, ये नहीं कि लूफेंग उसमें भी नहीं बनेगा, उसमें भी बन जाएगा। जिसको सुनकर ये 6 लॉर्ड्स वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और सब लोग यार सोचने लग जाते हैं कि ये हुआ क्या, ये हो कैसे सकता है। और लॉर्ड जिन कहते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर्स कई सारे पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, लेकिन सारे के सारे फ्यूचर्स कोलैप्स होकर एक कैसे बन रहे हैं। इसका मतलब एक ही तो साफ है कि लूफेंग एकदम से इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो किसी दूसरे टाइमलाइन को एग्जिस्ट करने ही नहीं देगा, वरना वहाँ पर उसके फ्यूचर सेल्फ भी मौजूद होंगे ही ना। अब यहाँ पे लूफेंग के बारे में वो सब जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये रियलिटी उनके पैलेस पे एक ही जगह लॉक हो रही थी और इस चेंज नहीं हो सकती है और यहाँ पर कोई दूसरा पाथ होता भी नहीं है। लॉर्ड मिंग याओ वहाँ पे कहते हैं कि उसने जरूर यहाँ के हाईएस्ट लेवल ऑफ मिस्ट्री को ग्रैब्स कर चुका होगा और अभी के फिलहाल ये बस मैटर ऑफ टाइम है कि वो सारी ह्यूमन वेलमडाओ को अपने इनसाइट्स में ले आएगा। और वहाँ पे लॉर्ड वुलन वहाँ पे कहते हैं कि इसके पास इतनी मॉन्स्ट्रस कॉम्प्रिहेंशन कैसे हो सकती है। उस बंदे को खुद अपने ऑरिजिन वर्ल्ड सॉवरिज मतलब यहाँ पर ओवरलॉर्ड बनने में 500 ट्रिलियन ईपोस का टाइम लग चुका था और वो भी उतना पावरफुल नहीं बन पाया। और यहाँ पर लूफेंग की फ्यूचर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसने कम टाइम में इतनी ज़्यादा पावर्स को हासिल कर लिया है और यहाँ पर वो सब समझ चुके थे कि लूफेंग की फ्यूचर एक पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुकी है। उनकी किस्मत और प्रैक्टिशनर की फैक्शंस की किस्मत अपने लूफेंग के ही हाथों पे लगी हुई है। युवान और बाकी के लॉर्ड्स ये सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। उन्होंने जब सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को जाना तो वो समझ चुके थे कि आखिरकार वो लूफेंग के बारे में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पे बिलियंस ऑफ टाइमलाइंस मौजूद हैं, लेकिन सबको कोलैप्स कर कर एक में ले पाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये सुप्रीम पावर को दर्शाती है। और वहाँ पे लॉर्ड जिमिन सबसे कहते हैं कि मैं जल्दी से करके लूफेंग के केव रेजिडेंस के चारों फॉर्मेशन जो मौजूद है उसे रीइंफोर्स करता हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपने टाइम एक्सेलरेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकूँ। अभी मिलियंस है लेकिन उससे और भी बढ़ाया जा सकता है। जिसके साथ वो कहते हैं कि अब से हम लोग सीधे के सीधे अब इतने टैक्टिक्स को यूज करेंगे ताकि हम लोग इस वॉर को जितना ज़्यादा डिले हो सके उतना डिले करें ताकि लूफेंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके ताकि वो अच्छे से ब्रेक थ्रू कर सके। एक बार वो अपने कैजुअल से फोर्सफुली ट्रांसेंड करे तो हम इस वॉर के पूरे टाइड को ही बदल सकते हैं, इस पूरे के पूरे रुख को ही बदला जा सकता है। वहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, जिसके साथ वहाँ पे एक नई सी एक उम्मीद उनमें अंदर जाग जाती है कि हाँ चलो फाइनली अब यहाँ पे वो पावरफुल बनने वाले हैं और एक नया लॉर्ड का इमर्जेंस होने वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड कुछ ज़्यादा धमाकेदार या फिर राइटर पे चलता है कि वो इसको कैसे बनाने वाला है। हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स में ही लूफेंग एक ओवरलॉर्ड बन जाए, अब फाइनली वो युद्ध में उतरे तो कैसे कुत्ते की तरह उन सारे लॉर्ड्स को मारता है वो हम देखेंगे। और टेल्स ऑफ हाइडिंग गॉड्स में उसके एपिसोड्स लाने वाला हूँ। बस अभी नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ और राइटिंग की थोड़ी सी काम चल रही है और साथ में मैं अपने सेकंड चैनल्स पे भी कुछ मांगा लाने वाला हूँ। तो दोनों चैनल्स पे वीडियो एक साथ ही आने लेंगी, तो आप लोग दोनों पे भी देख सकते हो, नॉवेल्स और साथ में मांगास। तो मैं उसकी वीडियोस और सब्सक्रिप्शंस या फिर आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।